कैसे एक बच्चा जिसके पास रहने के लिए घर तक नहीं था, उसने दुनिया का सबसे बड़ा लग्जरी ब्रांड बना दिया। Luxury shopping at Louis Vuitton. Bollywood actor Deepika Padukone been signed as the house ambassador for the luxury fashion brand Louis Vuitton. Louis Vuitton has held the title for the world's most valuable luxury brand for more than a decade. After conquering LVMH, Arnault felt on top of the world. Louis Vuitton is a true rags to riches story. रिच लाइफस्टाइल का सिनोनिम बन चुके लुई विटॉन की सक्सेस स्टोरी 4 पीढ़ियों से होकर गुजरती है और दुनिया के सबसे अमीर आदमी की जेब में आकर रुकती है। साल 1987 में लुई विटॉन के सीईओ हेनरी रैकमेर लग्जरी शैंपेन के ब्रांड मोए हेनेसी के साथ कोलैबोरेशन करते हैं, पर इसमें हेनरी को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन दिक्कतों से निपटने के लिए हेनरी उस समय के फेमस प्रॉपर्टी डेवलपर बर्नार्ड अर्नोल्ड से मदद मांगते हैं, पर हेनरी को ये भनक भी नहीं थी कि उनका ये दांव उन्हीं पर उल्टा पड़ने वाला है। बर्नार्ड अर्नोल्ड धीरे धीरे करके लुई विटॉन, जो मोए हेनेसी के साथ कोलैबोरेशन करके अब LVMH बन चुकी थी, उसके 43% शेयर्स को खरीद लेते हैं। इसके बाद वो मोए हेनेसी के ऑफिशियल्स को भी अपनी तरफ करने में कामयाब होते हैं और हेनरी को एक तरफ करके LVMH के मालिक बन जाते हैं। आज बर्नार्ड अर्नोल्ड दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन चुके हैं और उनकी नेटवर्थ $180 बिलियन से ज्यादा है। पर लुई विटॉन की स्टोरी इससे कहीं ज्यादा पुरानी और ट्विस्ट से भरी हुई है। 2021 में जिस कंपनी का वैल्यूएशन $14.86 बिलियन का रहा, उसकी शुरुआत करीब 200 साल पहले हुई थी। ये कहानी शुरू होती है साल 1821 में। फ्रांस के एक छोटे से गांव में लुई विटॉन नाम के एक लड़के का जन्म होता है। उसके माता पिता खेती किसानी करते थे और फैमिली की हालत बहुत खराब थी। लुई का बचपन खेतों में काम करते हुए गुजर रहा था और स्कूल जाना उसके लिए किसी सपने की तरह था। सिर्फ 10 साल की उम्र में लुई अपनी माँ को खो देता है। उसके पिता दूसरी महिला से शादी करते हैं। लुई की नई माँ उस पर अत्याचार किया करती थी और लुई का जीना मुश्किल हो चुका था। प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि सिर्फ 13 साल की उम्र में लुई अपना घर छोड़कर पेरिस भागने का प्लान बनाता है, पर पेरिस वहां से 360 किलोमीटर दूर था और लुई के पास जेब में एक भी सिक्का नहीं था। लुई घर से भाग गया और पैदल ही पेरिस की ओर चल पड़ा। उसने कई रातें भूखे पेट रोड के किनारे और जंगलों में सोकर गुजारी। दिन के समय अपने रास्ते पर आगे बढ़ता हुआ लोगों के छोटे मोटे काम और मजदूरी किया करता था, जिससे उसे खाने के लिए मिल जाया करता था। अपने सफर में लुई ने मेटल, स्टोन, फैब्रिक और वुड सभी चीजों पर क्राफ्टमैनशिप करना सीखा। लुई की ये स्किल पेरिस पहुंचने पर काम आई और थोड़ा ढूंढने पर उसे बॉक्स मेकर का काम मिल गया। वो ऐसे बॉक्सेस बनाया करता था जिसमें रखकर लोग अपने लगेज को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते थे। इन्हें आप आज के सूटकेस कंपेयर कर सकते हो। अब क्योंकि ये उस समय काफी एक्सपेंसिव हुआ करते थे, तो सिर्फ अपर क्लास के लोग ही इसे अफोर्ड कर पाते थे। अगले कई सालों में लुई विटॉन ने अपनी क्राफ्टमैनशिप को बेहतर करने में बहुत ज्यादा मेहनत की और इस दौरान कई अमीर लोगों से उसके कॉन्टैक्ट्स भी बने। इसी कड़ी में साल 1951 में उसकी मुलाकात फ्रांस की महारानी से हुई और उन्होंने लुई को अपना पर्सनल बॉक्स मेकर अपॉइंट किया। दूसरा कोई इंसान होता तो वो इतनी बड़ी अचीवमेंट के बाद रुक जाता, पर लुई के सपने तो इससे कहीं आगे के थे। साल 1854 में लुई ने पेरिस में अपना खुद का बॉक्स मेकिंग वर्कशॉप शुरू किया और खुद के प्रोडक्ट्स बनाने लगे। यहाँ से शुरू होती है लुई विटॉन की बिजनेस जर्नी। उन्होंने इस समय के बॉक्सेस के डिजाइन के फ्लॉस को दूर किया और एक ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जिन्हें एक के ऊपर एक रखकर आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता था। अपर क्लास में अपने कनेक्शंस के कारण उन्होंने शुरुआती 3 सालों में ही हजारों बॉक्सेस सेल कर दिए और लुई विटॉन के प्रोडक्ट्स स्टेटस सिंबल बन गए। जिसके भी पास लुई विटॉन के बॉक्सेस हुआ करते थे, दूसरे उसे बहुत अमीर समझते थे। उनका बिजनेस इतना पॉपुलर हो चुका था कि विदेशों से भी उनको ऑर्डर्स आया करते थे। साल 1859 में लुई ने पेरिस के बाहर अपनी वर्कशॉप खोली और 20 एम्प्लॉयज को हायर किया, पर साल 1870 में फ्रेंच पर्शियन वॉर ने सब कुछ तबाह कर दिया। करीब 1 साल तक लुई को अपना घर और बिजनेस छोड़कर शेल्टर्स में रहना पड़ा। साल 1871 में जब वो वापस लौटे तो उनकी फैक्ट्री तबाह हो चुकी थी, पर लुई इससे निराश नहीं हुए, बल्कि उन्होंने इसमें एक नई उम्मीद की किरण देखी।
उन्होंने अपनी सारी सेविंग्स का इस्तेमाल करके शहर की सबसे अच्छी जगह पर अपनी वर्कशॉप खोली और इस समय सिर्फ अमीर नहीं बल्कि आम लोगों में भी ट्रैवलिंग का शौक फैल चुका था। लुई विटॉन ने पहले से भी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मार्केट में उतारे और उनकी कंपनी ने कई गुना प्रॉफिट्स कमाए। साल 1891 में लुई की मौत के बाद कंपनी की कमान उनके बेटे जॉर्ज ने संभाली और वो बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पर लेकर गए। पहली बार उन्होंने लंदन में अपनी एक वर्कशॉप खोली। कस्टमर्स को डुप्लीकेट कॉपी से बचाने के लिए जॉर्ज ने लुई विटॉन का फेमस LV मोनोग्राम तैयार करवाया और अपने बॉक्सेस को चोरों से सिक्योर रखने के लिए उसमें ताले का सिस्टम इंस्टॉल करना शुरू किया। साल 1925 में लुई विटॉन के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद इसने मार्केट में एक और रेवोल्यूशन ला दिया। दरअसल कोको शनेल नाम की एक फैशन डिजाइनर जॉर्ज के पास आई और उन्हें अपने लिए एक हैंडबैग बनाने के लिए कहती है। कोको शनेल के पास उनका डिजाइन भी मौजूद था। उस समय तक हैंडबैग्स बिल्कुल चलन में नहीं थे और फीमेल्स उन्हें लेकर घूमना पसंद नहीं करती थी। पर लुई विटॉन ने हैंडबैग्स को इतनी खूबसूरती से बनाया कि ये फैशन स्टेटमेंट बन गए और उन्होंने इसे कोको शनेल के लिए ही नहीं बल्कि लाखों लोगों के लिए मास प्रोड्यूस कर दिया। 1936 में जॉर्ज की मौत के बाद कंपनी की कमान उनके बेटे गस्टोन लुई ने संभाली, पर वो इस बात से अनजान थे कि आने वाला समय उनके लिए काफी कठिन होने वाला है। साल 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाता है और लुई विटॉन का बिजनेस एक बार फिर से खतरे में आ जाता है। फ्रांस की सेना नाजी जर्मनी के खिलाफ वॉर में उतर चुकी थी। उनको मिले ऑर्डर्स कैंसिल होने लगते हैं और लुई विटॉन की वर्कशॉप बंद होने की कगार पर पहुंच जाती है। पर गैस्टोन लुई ने अपने दादा की गलती को नहीं दोहराया। उन्होंने वॉर के समय कुछ ऐसा किया जो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल था, लेकिन उसी एक फैसले के कारण लुई विटॉन आज भी मार्केट में बनी हुई है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान गैस्टोन लुई ने नाजी जर्मनी से कोलैबोरेशन कर लिया और लुई विटॉन की वर्कशॉप बर्बाद होने से बच गई। साल 1970 में गैस्टोन लुई की मौत के बाद लुई विटॉन को चलाने की जिम्मेदारी उनके दामाद हेनरी रैकमेर को दी जाती है। हेनरी एक एक्सपीरियंस्ड बिजनेसमैन थे और इसका असर लुई विटॉन की ग्रोथ पर भी साफ देखने को मिलता है। वो कंपनी के होलसेल मॉडल को रिटेल बिजनेस में बदल देते हैं और तेजी से इंटरनेशनल रिटेल आउटलेट्स ओपन करते हैं। साल 1984 तक लुई विटॉन की वैल्यूएशन आज की प्राइस के अनुसार $260 मिलियन पर पहुंच चुका था, जो पहले से 13 गुना ज्यादा था। इसी साल लुई विटॉन को स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर दिया जाता है और इसके 1 मिलियन शेयर्स $63.63 पर शेयर के रेट पर डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिए जाते हैं। 1987 तक इसकी सेल्स $1 बिलियन पर पहुंच चुकी थी, लेकिन तभी हेनरी से वो हिस्टोरिकल ब्लंडर हो गया जिसने उनके परिवार से इस कंपनी को छीन लिया। इसमें कोई शक नहीं है कि मोए हेनेसी से कोलैबोरेशन करने के बाद लुई विटॉन को काफी प्रॉफिट हुआ था, पर वो सोच भी नहीं सकते थे कि बर्नार्ड अर्नोल्ड के रूप में फ्यूचर का बिलियनियर तैयार हो रहा है। हेनरी ने अर्नोल्ड को कोर्ट तक घसीटा, पर वो उनसे कंपनी वापस नहीं ले सके। बर्नार्ड अर्नोल्ड को भी काफी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा और LVMH के शेयर्स भी काफी नीचे चले गए। पर बर्नार्ड अर्नोल्ड एक मजे हुए बिजनेसमैन है और उनकी स्ट्रैटेजी से LVMH फिर से बिल्ड हुई। उन्होंने दुनिया के बड़े बड़े फैशन इन्फ्लुएंसर से LVMH के प्रोडक्ट्स प्रमोट कराए और मार्केट में नए नए डिजाइन उतारे। आज हर कोई जिंदगी में एक बार लुई विटॉन के प्रोडक्ट्स को खरीदने का सपना देखता है और इसे अल्टीमेट रिचनेस का सिंबल माना जाता है। वैसे क्या आप जानते हैं लुई विटॉन हर साल मिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्रोडक्ट्स को जला देता है। अगर कोई भी कंपनी को लगता है कि मार्केट में उनका कोई प्रोडक्ट कॉमन हो रहा है तो वो उसके सारे स्टॉक को जला देते हैं, क्योंकि रैरिटी ही इसकी अनबिलीवेबल मार्केट वैल्यू के पीछे का कारण है। लुई विटॉन की बिजनेस स्टोरी में हमें रिचेस टू रिचेस की जर्नी दिखती है और ये भी बताती है कि कैसे एक गलती के कारण बड़े बड़े बिजनेस हाथ से जा सकते हैं। और ये बात हम नाइक के इनक्रेडिबल जर्नी से सीख सकते हैं, जिसे डिप्रेशन में जा चुके एक लड़के ने बनाया था। नाइक की स्टोरी जानने के लिए अभी ये वाला वीडियो देखिए।